नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। मतलब इसके जो हेडिंग्स जो आज की कवर होने वाली है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया हमें तो नहीं पता, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आया, क्यों आया, किस वजह से आया, क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, ओके। इसे कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शायरी सुना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने शायरी नहीं सुनाई। ओके, कोई नहीं, अब इस वीडियो में हम शुरुआत ही शायरी से करते हैं। जो शायरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मोटिवेशन भरी है। बीच में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती रहूंगी ताकि आपको पढ़ने का मन करे। ओके, और बीच में हंसी मजाक भी चलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो जो शायरी है वो ये है, वो बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। वो बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थरों पर खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। वाह वाह वाह। गुलाब पत्थरों पर खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। बस एक ही जुनून और एक ही ख्वाब मेरा है। बस एक ही जुनून और एक ही ख्वाब मेरा है कि चिराग वहां जला दूं जहां अंधेरा है। ओके, थैंक यू। मेरी शायरी खत्म होती है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, कि नेशनलिज्म जो है भाई यूरोप के अंदर कैसे आया। ठीक है, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको नेशन स्टेट बता देती हूँ। आप कहोगे दीदी ने तो नेशन स्टेट बताया ही नहीं, कैसी दीदी है, पढ़ाती भी नहीं है। ओके, कूल डाउन। देखो, नेशन स्टेट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नेशन यूनिटी और नेशन स्टेट बोथ आर सेम। इसका मतलब जहां पे सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम ट्रेडिशन वाले लोग हों, ठीक है, वो नेशन स्टेट होता है। ठीक है, नेशन स्टेट समझ में आया। नेशन स्टेट क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे द जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड cantons whose rulers have their autonomous territories। अब इसका मतलब क्या हुआ, what does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी के अंदर, जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं कि जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये जो है ना, ये डिवाइडेड हो रहे हैं किंगडम्स में, डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ये अपने किंगडम्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे डचीज एंड कैंटोन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब समझो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उसी तरीके से इनके भी क्या है, स्टेट्स है। वैसे कैंटोन्स का मतलब होता है जो प्रांत है, ठीक है, मतलब एक एरिया के अंदर कितने डिविजन्स हुए हैं, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये समझ लो कि भैया स्टेट्स हैं। ठीक है, ओके। रूलर्स, ठीक है, जिसके जो रूलर्स हैं वो क्या है, ऑटोनॉमस है, मतलब अपने तरीके से उसे रूल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अब मतलब ये जो है इनके अपने क्या है, अपने डचीज और अपने कैंटोन्स हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था, जिसके यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो अपने तरीके से रूल करते थे यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि भाई रूलर्स अपने तरीके से रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे अब यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता है। ठीक है, अब वो कैसे है ये देखो, डाइवर्सिटी है, एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। ये क्या है, हैब्सबर्ग, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया ये गया है कि फर्स्ट में क्या बताया गया कि जो ऑस्ट्रिया है और जो हंगरी है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स बोलने वाले डिफरेंट पीपल्स रहते हैं। अलग अलग रीजन, अलग अलग मतलब ऐसे लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, ओके भैया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया जो एल्पाइन रीजन है। ठीक है, जो एल्पाइन रीजन है, एल्पाइन रीजन कौन से होते हैं, ट्रायोल, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया एंड बोहिमा, ठीक है, सॉरी बोहिमा। अब ये जो है ना, ये क्या है, एल्पाइंस रीजन है।
और यहाँ पर ये जी दिख रहा है, मतलब जर्मनी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? जर्मनी भाषा। कहां पर? एल्पाइन रीजन्स में। ये याद रखो, इन एल्पाइन रीजन्स, सम एल्पाइन रीजन्स आर ऑस्ट्रिया, ठीक है, ट्रायोल, ठीक है। बस दो नाम याद रख लो, या फिर आपको ज्यादा याद रखने हैं तो आप इसमें ये भी बोहिमा याद रख सकते हो, ये आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, हो सकता है कर दो, पर ज्यादातर जो चांसेस ये है कि हो और ना हो, ऐसा हो सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया कि एल्पाइन रीजन के अंदर जर्मनी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? जर्मनी भाषा। ओके, नेक्स्ट आया है कि लेम्बोर्डे और जो वेंटिया है, यहां पर इटली स्पीकिंग पीपल है। इटालियन, इटली कौन बोलेगा? इटली कौन बोल सकता है? इटली नहीं, इटली, इटालियन जो भाषा बोलते हैं यहां पर वो लोग रहते हैं। कहां पर? जो लैम्बार्डे है और जो वेंटिया है, यहां पर वो लोग रहते हैं जो इटालियन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? इटालियन भाषा। उसके बाद हंगरी जो है, इसमें आधी पॉपुलेशन जो है वो मैग्यार लैंग्वेज बोलती है और आधी जो पॉपुलेशन है वो वहीं की डेलिकेट लैंग्वेज, मतलब वहां की जो आम बोलचाल वाली भाषा होती है ना, वो डेलिकेट लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम लोकल, जैसे मान लो विलेज में रहते हैं, ठीक है, तो कोई विलेज में रह रहा है तो वो विलेज वाली लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या है? उसकी डेलिकेट है, उसकी बोली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि जो गैल्सिया है, यहाँ पर पोलिश जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। जूते वाली पोलिश नहीं, ये लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये बताया गया है कि यूरोप के अंदर भिन्नता कैसे है। यूरोप के अंदर भिन्नता को दर्शाया गया है एक किस एग्जाम्पल से? एक हैबर्ग्स के एग्जाम्पल से, ठीक है, हैबर्ग्स के एग्जाम्पल से यूरोप के अंदर भिन्नता को दर्शाया गया है। यहां पर बताया गया है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। फिर बताया गया एल्पाइन रीजन्स में जर्मन भाषा बोली जाती है। फिर बताया गया है गैल्सिया के अंदर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है। फिर बताया गया है कुछ जो लोग हैं वो इटालियन भाषा बोलते हैं, लोम्बार्डे और वेंटिया के अंदर, ठीक है, ये बताया गया। और जो तीन मेन डोमेन्स है वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? तीन मेन डोमेन लैंग्वेज, एक है जर्मन, दूसरा इटालियन, तीसरा पॉलिश, ठीक है, ये तीन मेन डोमेन्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, जो मैंने लिखे हुए ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है, तो आप इन्हें अपने नोट्स की तरह बना सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट, ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मे बी ऑन संडे, मैं इसके नोट्स अपलोड जरूर कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, अब ये क्या है? ठीक है, एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अब यहां पर ये तीन, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है, यूरोप के अंदर भैया पहले दो डिवीजन थे, एक तो था एरिस्टोक्रेट और दूसरा था पीजेंट्स, ठीक है। अभी जो एरिस्टोक्रेट थे ना, वो क्या थे? वो कौन थे? वो कैसे थे? देखिए, ये थे बहुत अमीर पीपल। मैं अमीर हूं, मैं गुची के ब्रांड पहनती हूं, ठीक है, ये अमीर पीपल थे, ठीक है। कैसे थे? वेल्दी पीपल्स, ठीक है, वेल्दी पीपल्स मतलब ये अमीर लोग थे, ठीक है। और इनका सोशल और पॉलिटिकल, इनके पास सोशल पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां थी, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक शक्तियां थी इनके पास, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या थे? अमीर लोग थे, ठीक है, शक्तियां भी रख रहे हैं, ठीक है। इनके पास खुद के लैंड्स होते थे, ठीक है, इतना किला पड़ा है, ठीक, इस तरीके से। तो इनके पास बहुत ज्यादा लैंड होते थे विद इन दी कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा लैंड होते थे इनके पास अपने खुद के, ठीक है। यहाँ पे दो तीन नहीं मिलके दे रहे, यहाँ पे देखो इतने लैंड रख रहे हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास क्या होते थे? बहुत ज्यादा लैंड होते थे। क्या होते थे? बहुत ज्यादा लैंड होते थे। उसके बाद जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज, ठीक है, जो फैमिलीज है, ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, ये कोई मतलब एक इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर, दो फैमिली के मेंबर्स है, ठीक है। तो जब इनकी शादी होती थी, जो ये जो दो है, मतलब अपनी विद इन दी एरिस्टोक्रेट में ही शादी होती थी। जैसे दो पीपल की मैरिज होंगी तो ये एरिस्टोक्रेट ही होते थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट ही होते थे, ठीक है। और इनकी मैरिज से फैमिली के बीच में कनेक्शंस जुड़ जाते थे। उसके बाद ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा, चलो ना इस तरीके से, मतलब मुझे तो नहीं आती भैया, तो फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते थे। और ये मानते थे कि जो फ्रेंच है ना वो अमीरों वाली लैंग्वेज है, इसीलिए फ्रेंच भाषा बोलते थे, इसीलिए
फ्रेंच भाषा बोलते थे। उसके बाद यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, और सभी मतलब जितने भी एरिस्टोक्रेट के अंदर आते थे ना, ठीक है, वो सारे ही सेम ड्रेसेस पहनते थे, ठीक है, सारे ही वे ऑफ टॉकिंग सेम था फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है, और सारे ही लोग सेम खाना वगैरह खाते थे, ठीक है, तो अमीरों वाली लाइफस्टाइल जीते थे, अंबानी थे ये, अंबानी थे, ठीक है, आया समझ में आया? ओके, ठीक है, एरिस्टोक्रेट समझ में आ गया कि ये भाई बहुत ज्यादा अमीर थे, इनके पास पॉलिटिकल पावर्स भी थी, इनकी फैमिली मतलब फैमिली के अंदर मैरिज होती थी तो कनेक्शन बन जाता था, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि वो मानते थे कि रिच वाले लोग जो होते हैं उनके फ्रेंच लैंग्वेज होती है, इसके पास खुद के कहते हैं लैंड थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लोग थे, जो कमिटी थी, वो यूनाइटेड वे ऑफ लाइफ जीती थी, ठीक है। उसके बाद पीजेंट, इसका उल्टा, मतलब पीजेंट जो किसान वगैरह थे वो क्या थे, पुअर थे, ठीक है, इतनी ज्यादा उनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है, कुछ ऐसे थे जिनके पास लैंड है, कुछ ही ऐसे थे जिनके पास लैंड है, वरना आधे तो लैंडलेस ही थे, ठीक है, और वो एरिस्टोक्रेट की जमीन पर काम करते थे, क्या करते थे, एरिस्टोक्रेट की जमीन पर काम करते थे, ठीक है। ओके, ये जो है मेजॉरिटी में थे, ये माइनॉरिटी में थे, तभी भी इनके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, तभी भी पावर ज्यादा है क्योंकि माइनॉरिटी में है, तभी भी पावर ज्यादा है। उसके बाद ये जो है वो पावरफुल, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो पावरफुल ये नहीं है, ठीक है, समझ में आया? ये दोनों, इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार इसे अच्छे से रीड करके वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, उसके बाद क्या हुआ, एक मिडिल क्लास आई। अब ये मिडिल क्लास क्या है, वी आर मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास हैं। अब ये मतलब वो चल रही थी ना रील्स यूट्यूब पे, वी आर मिडिल क्लास, हमारे यहाँ पे टी शर्ट का पोचा बन जाता है, हमें भी पता है मिडिल क्लास में ऐसा ही होता है। चलो अब इनके बारे में देख लेते हैं। मिडिल क्लास, ये ना ही ज्यादा रिच होते थे और ना ही ज्यादा पुअर होते थे, मतलब ना ही ज्यादा उच्च ना ही ज्यादा गरीब, ठीक है, इतने बीच में लटकते थे, ठीक है, ना ही ज्यादा उच्च ना ही ज्यादा गरीब, ठीक है, तो ना ही ज्यादा रिच ना ही ज्यादा पुअर होते थे, यह एजुकेटेड पर्सन होते थे, वी आर एजुकेटेड पर्सन, मिडिल क्लास, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते थे वो एजुकेटेड भी होते थे, क्या होते थे, एजुकेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गए, इतने थे मिडिल क्लास के। तो आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, जब मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनके मन में नेशन यूनिटी की भावना जो है वो उभर कर आई। नेशन यूनिटी मतलब नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, ठीक है, ये भावना उभर कर आई। अब इसमें क्या हुआ, ये चाहते थे भैया सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो और सेम ट्रेडिशन हो, ठीक है, सेम कल्चर, संस्कृति भी सेम हो, ठीक है, संस्कृति, ठीक है, लैंग्वेज बोल रहे हिंदी, हाँ आप ठीक है, ओके, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज भी सेम हो, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो भी क्या हो, सेम हो सबकी, किसी के डिफरेंट ना हो, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल यूनिटी, ठीक है, और लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, ये और इन दोनों का तर्क रखे, ठीक है। अब ये जो लिबरल नेशनलिज्म वाला पार्ट है ये हम पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट है तो भैया पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत, क्योंकि हम भी तो आपकी तरह ही है ना। हाँ जी, अब ये समझ में आ गया पूरा। एरिस्टोक्रेट कौन होते थे, अमीर होते थे, पावर होती थी, इनके पास खुद के लैंड होते थे, इनकी फैमिलीज जो है उनके बीच में मैरिज होती थी, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते थे, सब लोग एक जैसे यूनिटी रखते थे। उसके बाद ये पुअर होते थे, इनके पास लैंड भी नहीं होता था, ये लैंडलेस होते थे, कुछ तो ये मेजॉरिटी में होते थे, ये इनके पास पावर भी नहीं होती थी, ये माइनॉरिटी में होते थे। जो मिडिल क्लास है ये ना ही ज्यादा रिच थी ना ही ज्यादा पुअर थी, यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन मिलते थे। इन्होंने तर्क रखा कि भैया नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, नेशन यूनिटी होनी चाहिए, जिसमें सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन होना चाहिए। उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म की मांग भी रखी गई। अब ये रखी गई ना, अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम आ गए हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, कि ये लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है, मेरे लिए स्टैंड करता है, आपके लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, ये जानते हैं। देखिए लिबरल नेशनलिज्म, इसका मतलब पहले पता होना चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म इसका मतलब जो है ना वो क्या है, उदार राष्ट्रवाद। उदार राष्ट्रवाद मतलब हम हिंदी में भी समझ में नहीं आता, हिंदी में भी, अच्छा कोई नहीं, टेंशन नहीं। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर
जब क्या हो, एक नेशन के अंदर सब लोग इक्वल माने जाए, ठीक है, किसी को टॉर्चर ना किया जाए, सभी को फ्रीडम हो, ठीक है, तो वही है लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप के अंदर जो ये लिबरल नेशनलिज्म है इसकी क्या क्या मांगे थी, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक रूल मतलब भाई तानाशाही, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस तरीके की जो तानाशाही थी उसे खत्म करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि भैया ये तानाशाही नहीं चलेगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी लागू करो, ठीक है, लोकतंत्र मतलब सब जहां पे सब क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक जो रूल है वो खत्म कर दिए गए, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल्स आर एंडेड, उन्हें खत्म कर दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फ्रीडम टू इंडिविजुअल, अब जो लोग हैं, मैंने जैसे कि बताया लिबरल नेशनलिज्म में क्या आता है, सब इक्वल होते हैं, ठीक है, तो फ्रीडम टू इंडिविजुअल मतलब जो लोग हैं उन्हें क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। मैं हवा की तरह उड़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो उड़ो, ठीक है, उड़ो, किसके बस की है, उड़ो, ठीक है, तो फ्रीडम है इंडिविजुअल को कि वो जो चाहे वो कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकता कि वो दूसरों को हार्म करे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं आपके गले को काट दूं, ठीक है, मतलब कोई किसी के गले को काट दे, ठीक है, वो कह रहा है भाई मेरा तो फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर दूसरे को हार्म किया ना, दैट इज नॉट राइट। मतलब सबका फ्रीडम होना चाहिए, पर इतना ज्यादा ऐसा फ्रीडम नहीं है कि भाई दूसरों को आप हेट करो, ठीक है, तो फ्रीडम टू इंडिविजुअल। उसके बाद गवर्नमेंट जो बनेगी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिटीजन, मतलब भैया यदि मैं वहां की सिटीजन हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन के अकॉर्डिंग चूज की जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट सिटीजन के अकॉर्डिंग चूज की जाएगी, ठीक है, और वो एक रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट होगी। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन उससे अराइज करते हो कि भैया आपने ये रूल लागू क्यों किया, तो उसके पास आंसर होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेबल, मतलब जब भी आप कुछ चीज पूछो तो वो आपको उत्तर दे, तो वो रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ओके। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब सभी लोग जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं तू बड़ा है तो भैया तेरा ज्यादा आदर करेंगे, तू छोटा है तो तेरा आदर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द पीपल ऑफ चर्च हैव सम प्रिविलेजेस, जो लोग थे कहाँ के, चर्च के, ठीक है, जो लोग थे चर्च के, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे, ठीक है, मतलब उन्हें पहले कुछ अधिकार मिले हुए थे और उन अधिकारों को बैन कर दिया जाए। ये कहा गया भैया जो चर्च के लोग हैं ना उन्हें पहले से बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, अब ये कहा गया कि जो प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं ये नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, क्यों भैया, मिले तो सबको मिले वरना किसी को नहीं मिले, ठीक है, सही तो बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो लोग चर्च में काम कर रहे हैं, जो पीपल चर्च के हैं, ठीक है, उन्हें जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें बंद किया जाए, ठीक है, उन्हें बंद किया जाए। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो चल सके, ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो प्रॉपर फॉलो किए जाएं, ठीक है, जो लोग हैं वो किसी से कम ना समझे, इस तरीके से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका होना जरूरी है, नेसेसरी है, और एक रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे लिबरल नेशनलिज्म के जो आइडियाज हैं, ठीक है, क्या क्या है कि भैया जो ऑटोक्रेटिक रूल है वो खत्म कर दिया जाए, सभी लोगों को समान समझा जाए लॉ के अकॉर्डिंग, सभी लोगों को अपनी क्या हो, सभी लोगों को अपनी फ्रीडम मिले, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी सिटीजन्स के अनुसार बने। उसके बाद जो पीपल चर्च में काम कर रहे हैं उन्हें जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो खत्म कर दिए जाए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये तो मिडिल क्लास जो है, जो बीच की क्लास थी उसने ये कह दिया कि भाई ये लिबरल नेशनलिज्म होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, पर इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि जो वुमेन्स है, ठीक है, जो वुमेन्स है, ठीक है, अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना वो वुमेन्स जो है उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, तो वुमेन डिड नॉट गेट सपोर्ट, ठीक है, तो वुमेन्स को यहाँ पर सपोर्ट
नहीं मिला, ठीक है, वुमेन्स का डे सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भैया जो वहां पे लेडीज है, जो वहां पे वुमेन खड़ी हुई है, ठीक है, उसे भी सपोर्ट मिलना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बस मेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेन में से भी कौन से मैन? मेन में से भी वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है, एक दो किले पड़े हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो वो मैन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई क्या प्रॉब्लम, ठीक है, ये दो क्या, ठीक है, ये अब ये कह रहे हैं अब जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेंस एंड वुमेन्स विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है, वुमेन्स तो सारी, ठीक है, और मेंस जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, उन्होंने अब क्या किया, वो इसके बारे इसका प्रचार प्रसार करने लगे, भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई जो कि मिडिल क्लास ने क्रिएट करवाई। क्या करवाई? भैया देना था तो वुमेन को भी देते, देना था तो वुमेन को भी देते, अब मेन को ही अकेला क्यों दिया? और उन्हीं मेन को क्यों दिया जिनके पास प्रॉपर्टी है? अब उन मेन को क्यों नहीं दिया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है? उन वुमेन्स को क्यों नहीं दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को पूरे यूरोप के अंदर फैलाया कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके सॉल्यूशंस किस किस तरीके से निकलने होंगे, ठीक है, ये बताया गया। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ट्रेड, जो भी व्यापार, आयात निर्यात, ठीक है, जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, हैव टू पे टैक्सेस, उनमें क्या हो रहा है, टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी देखते हो भैया, जैसे मान लो आर्मी ऑफिसर है, किसी के फादर है, वो आर्मी ऑफिसर है, तो उनके पास क्या होता है, कार्ड होता है जिसे दिखाकर वो विदाउट टैक्सेस, मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और जो मतलब जो बाकी लोग होते हैं हैव टू पे द टैक्सेस, बाकी सभी को टैक्सेस पे करने होते हैं। तो वहीं पे यही प्रॉब्लम आ रही थी, ये तो आज के समय में हमारे इंडिया में भी हो रहा है। अब यहाँ की प्रॉब्लम देखो, यहाँ की प्रॉब्लम अलग है कि जो ट्रेडर्स हैं हैव टू पे टैक्सेस। अब भैया टैक्सेस तो दोगे, टैक्सेस ना दे हुए तो कैसे चलेगा? तो टैक्सेस जो हैं उन्हें वो देने पड़ते थे ट्रेडर्स को। अब जैसे ही वो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे, ठीक है, न्यूरेमबर्ग, ठीक है, वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे, तो उन्हें 11 जगह 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं, 1 to 11 जगह पर, 1 से 11 जगह पर उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें 5% टैक्सेस देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? 5% टैक्सेस, 5%, और वो भी 11 जगह पर, ठीक है। 11, 1-2 तो चले भैया, 1-2 तो ठीक है, पर 11 जगह पर, अच्छा ऐसी बात, ओके, आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ट्रेडर जो है उन्हें पे करना पड़ रहा है टैक्सेस, ठीक है। अब वो टैक्सेस ले रहे हैं, टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस दे रहे हैं, तो हैम्बर्ग से जब वो कहां जाते थे, न्यूरेमबर्ग जाते थे, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे, तो उन्हें 11 जगह पर कस्टम, मतलब 11 जगह पर 11 प्लेस पर, ठीक है, 11 प्लेस पर उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्सेस देने पड़ते थे। अब जो उन्हें 11 जगह पर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं वो कितने हैं? 5%, कितने? 5%। अब क्या हुआ? अब दूसरी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम भैया, इनकी क्या प्रॉब्लम एक और थी, इनकी एक और प्रॉब्लम ये आई कि ये जो मतलब ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो 30 कंट्री, ठीक है, मतलब 30 कंट्री नहीं, हर एक जब वो कहां पे जाते थे, सिटी में जाते थे, ठीक है, हर एक जब वो स्टेट में जाते थे, इन ईच एंड एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में जाकर वहां पर 30 करेंसीज थी, ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, देयर आर 30 करेंसीज एंड हैव टू चेंज इन एवरी स्टेट, मतलब एक करेंसी नहीं थी, जैसे इंडिया की रुपीज है, ठीक है, चाइना की युआन है, अमेरिका की डॉलर है, इस तरीके से एक करेंसी नहीं थी पहले तो कोई कहीं क्या चलता था, कहीं क्या चलता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भैया अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग करेंसीज हैं। अब 30 करेंसी है, ऐसी 30 करेंसी, अब इस स्टेट में गुजरे, ठीक है, इस स्टेट में भी करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी, अगले में गुजरे, अगले में चेंज करवानी पड़ेगी, उससे अगले में भी, उससे अगले में भी, ऐसे 30 स्टेट में करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। अब ये जो है इनकी प्रॉब्लम आई, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, ये जो है वो 1883 के अंदर हुआ था,
क्या कि जो हैम्बर्ग और जो न्यूरमबर्ग है इनके बीच में 11 मतलब क्या पढ़ रहे थे, टैक्सेस उन्हें देने पड़ रहे थे 5-5%। ये प्रॉब्लम इतने में बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो तो क्या हुआ, क्या समाधान निकला, क्या सॉल्यूशन हुआ 1834। अब देखिए 1834 में जो कस्टम यूनियन था या फिर जुलोवियन, ठीक है, जुलोवियन या फिर कस्टम यूनियन, इसके द्वारा बहुत अच्छी बातें करी गई। अब वो बातें क्या थी, वो बातें समझ लेते हैं। वो बातें क्या है ये देखिए पहले कि 1834 में क्या हुआ कि कस्टम यूनियन बना। क्या हुआ, कस्टम यूनियन बना, जिसे क्या कहा गया, दूसरी नाम क्या है उसका, जुलोवरियन, ठीक है, जुलोवरियन, ठीक है, जुलोवियन, ठीक है। तो उसका अगला नाम मतलब दूसरा नाम जुलोवियन था, ठीक है। तो जुलोवियन जो है ये अदर नेम है कस्टम यूनियन का, ठीक है, ये याद रखना है। इट मे बी इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है, ज्यादातर चांसेस ये है कि ये आ जाए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कस्टम यूनियन, सो यू हैव टू से दैट भैया वो जुलोवियन है, जुलोवियन। अब देसी भाषा बोले बिल्कुल जुलोवियन, ठीक है, जुलोवियन, ठीक है, 1834 में, ठीक है, ये बना था। अब इसने क्या कहा कि फॉर्म्ड बाय, ये जो किसके द्वारा बनाया गया, पहले ये समझ लेते हैं। ओके भैया, ओके समझ लेते हैं, वो नहीं हो ना, अभी सारी सुनाऊंगी तो मैं दोबारा, ठीक है। फॉर्म्ड बाय पर्शिया, ठीक है, पर्शिया एंड लेटर जॉइन बाय मेनी जर्मन स्टेट, ये पर्शिया के द्वारा शुरू किया गया, पर्शिया के द्वारा शुरू किया गया और बाद में बहुत सारे जर्मन जो स्टेट थे उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया, घुस गए। अब पर्शिया जो है इसने तो पहले से बनाया, उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट जो है वो इसके अंदर ही घुस गए। अब हम क्या कर सकते हैं, घुस गए तो घुस गए। उसके बाद इसने क्या चेंजेस लाए, इसने जो चेंजेस लाए किसने, 1834 के कस्टम यूनियन ने। अब वो क्या थे, वो ये थे, देखिए इसने कहा कि जो ट्रेड बैरियर लग रहा है वो खत्म होगा, ट्रेड बैरियर को खत्म कर दिया। वाह कितनी अच्छी बात कही है, शाबाश, इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। देखिए भैया इन्होंने ट्रेड बैरियर को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। जो 30 करेंसी थी, अब भैया इन्होंने जो प्रॉब्लम झेली कि भैया 30 करेंसी है, उन 30 करेंसी में क्या किया गया, वो जो 30 करेंसी थी उसको 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया कि भैया अब से ये 2 ही करेंसी होगी, ये 30 की जगह 2 करेंसी होगी, ठीक है, ये कहा गया। और रेलवे जो नेटवर्क था, रेलवे सिस्टम, इसे शुरू कर दिया गया ताकि क्या हो, ताकि जो ट्रेड है वो आसानी से हो। तो ये समझ में आया, समझ में आ गया पूरा अच्छे से, ठीक है, ओके, ठीक है। इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया भैया, ये तो हम दोबारा रिवाइज कर चुके हैं, वुमेन्स और जो मेंस थे विदाउट प्रॉपर्टी के उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद जो ट्रेड थे, ठीक है, उन्हें ट्रेडर से उन्हें क्या भरना पड़ रहा था, टैक्सेस भरना पड़ रहा था। जब वो हम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे तो उन्हें 11 टैक्सेस भरने पड़ रहे थे, जगह पर 5-5% पर टैक्सेस जो है उनको पे करना पड़ता था। तो 1833 के अंदर इसका ये जो प्रॉब्लम है वो उभर कर आई थी और 30 करेंसी जो थी इनकी थी और हर एक नए स्टेट में अलग अलग करेंसी थी, ठीक है। 1834 के अंदर कस्टम यूनियन ने जो जुलोवियन है, ठीक है, उसने क्या किया, ये फॉर्म किया गया था पर्शिया के द्वारा और बहुत सारे जर्मन स्टेट भी बाद में इसमें जुड़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इसने ट्रेड जो बैरियर था उसे बंद करवा दिया और जो 30 करेंसी थी इसको 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और जो रेलवे सिस्टम था उसे भी क्या कर दिया, रेलवे जो सिस्टम था उसे भी एक्सपेंड कर दिया ताकि ट्रेड इंक्रीज हो सके। अब आपने कभी मेजेलो जो टॉफी होती है वो खाई है, हाँ मैंने भी खाई है। तो आप जब वो खाते हो, मैं पता क्या करती हूँ, मैं उस टॉफी को मेजेलो पढ़ती हूँ, ठीक है, बल्कि है क्या वो है मजेलो, मैं पढ़ती हूँ मजेलो, वो है मजेलो। मुझे पता है आप भी पढ़ते होंगे पर कोई नहीं, पढ़ते हैं हम, ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले पार्ट पर जल्दी से उसे भी कवर कर लेते हैं अपने नए टॉपिक पर, जो कि है एक नया कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1857 की न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1857 क्या है। कहीं आप इतना पढ़कर बोर तो नहीं हो रहे हैं? यदि आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए एक शायरी मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, आप बताना कमेंट्स में कि आपको वो शायरी कैसी लगी, ठीक है। तो
जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो हमारी शायरी हमें बहुत अच्छी लगी, वाह 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 वाह। ओके, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, एक नया कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1857 की 1857 के बाद का कंजर्वेटिज्म क्या था। अब देखिए, जैसा कि हम जो नेपोलियन है उसके बारे में पढ़ के आए, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम पढ़ के आए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भैया इसने 1799 से क्या किया था, रूल करना स्टार्ट किया था यूरोप पर, और खत्म कब किया, 1857 में। कब किया, 1857 में इसने अपना जो रूल था वो यूरोप पर खत्म कर दिया। हाँ, शुरू कब किया था, 1799 में। 1799 बहुत मेहनत से मेरे सर्च में आ रहा है ये। हाँ, 1799 के अंदर इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था, स्टार नहीं, इट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट किया था 1799 में और खत्म हुआ था 1850 में हुआ था, ठीक है, 1815 में हुआ था। अब ये खत्म क्यों हुआ, वाई नेपोलियंस रूल एंड, अरे नेपोलियन का रूल एंड क्यों हुआ, नेपोलियन जो है इसका रूल एंड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कर दिया, अरे अब वो जान लेते हैं। देखिए, बिकॉज ऑफ अ फाइट between Napoleon and four countries, Russia, Britain, Persia and Austria. ये समझो, इसने कहा कि नेपोलियन है और साइड में चार कंट्रीज है, एक है रशिया, एक है ब्रिटेन, एक है ऑस्ट्रिया और एक है पर्शिया। इन्होंने क्या किया, नेपोलियन के साथ लड़ाई की। अब बेचारा नेपोलियन अकेला पड़ गया, तो उसने क्या किया, नेपोलियन बेचारा अकेला पड़ गया तो वो हार गया, सीधी सी बात है। सो नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय द फोर कंट्रीज। अब जब ये नेपोलियन हार गया तो क्या हुआ, तो ये जो चार कंट्रीज थी इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया यूरोप पर, और इन्होंने क्या किया, ये कंजर्वेटिज्म वाले पीपल थे। कैसे पीपल थे, कंजर्वेटिज्म वाले पीपल थे। अब ये कैसे लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मतलब पुरानी विचारधारा रखने वाले होते हैं, मोनार्की सिस्टम को ही पसंद करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि कंजर्वेटिज्म वाली भावना वाले थे तो इन्होंने कंजर्वेटिज्म लागू कर दिया, कंजर्वेटिव थे ना, तो इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म लागू कर दिया। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज समथिंग। देखो, ये कुछ नहीं, कुछ छोटी सी बात है। वो क्या है कि भैया ये मोनार्की को पसंद करते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे कि भैया मोनार्की वगैरह जो भी चेंजेस किए थे, एवरी चेंजेस, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, वो चेंजेस क्या है, दो एग्जांपल आपके पास होने चाहिए, तो चेंजेस आपके माइंड में होने चाहिए, थोड़े बहुत तो होने चाहिए, ठीक है। कि जो नेपोलियन था उसने क्या किया, उसने नेपोलियन जो चेंजेस थे, ठीक है, जो भी उसने चेंजेस किए थे, उन सारे चेंजेस को हटा दिया, सारे चेंजेस को हटा दिया। जैसे कि मोनार्की सिस्टम लागू कर दिया, मोनार्की होगी भाई, यहाँ पे चर्च जो है उसमें पावर लागू कर दिया, ठीक है, मतलब जो चर्च है, ठीक है, उसमें जो नेपोलियन था उसने तो बंद कर दिया कि भाई चर्च सारे पीपल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट इसने क्या किया, जो चर्च में पावर थी ना वो दोबारा ला दी, किसने ला दी, ये जो चार कंट्रीज दिख रही है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने। उसके बाद सोशल हायरार्की का मतलब ये जाती है, ये टॉप पे रहेगी, ये जाती है, ये इतनी इसके नीचे रहेगी, ये जाती तो सबसे बेकार है तो ये नीचे रहेगी। ऐसा सोशल हायरार्की में होता है, ठीक है, मतलब कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, लोगों को अरेंज करना कि भैया ये तो इस कास्ट का, इससे दूरी बनाए रखनी है, बट दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट अ राइट थिंग ना। तो ये इन्होंने सोशल हायरार्की दोबारा शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक अपने मन से जैसे चाहे वैसे रूल कर रहे हैं। उसके बाद सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि भैया इनके ऊपर कोई भी लिखेगा नहीं, इनके ऊपर कोई भी न्यूज आर्टिकल नहीं छाप सकता, इनके ऑपोजिट में कुछ भी गलत काम कोई भी नहीं कर सकता, ये बात थी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कंजर्वेटिज्म क्या है। तो नेपोलियन जो है उसने 1799 के अंदर अपना स्टार्ट किया था रूल यूरोप के ऊपर,
और एंड कर दिया 1815 में। अब क्यों किया है, इसलिए एंड किया क्योंकि उसकी फाइट हो गई थी नेपोलियन की ब्रिटेन, रशिया, रूसिया, ऑस्ट्रिया से। अब इसमें क्योंकि ये अकेला था तो ये हार गया। अब जब ये हार गया तो क्या हुआ, ये जो थे ये कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म लागू कर दिया, मतलब जो पुराने रूल्स रेगुलेशन थे वो वापस आ जाएंगे सारे, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, वो दोबारा से लागू कर दिया। ओके, चर्च में दोबारा पावर दे दी, सोशल हेरिटेज जो है वो दोबारा सोशल हायरार्की दोबारा स्टार्ट कर दिया, ऑटोक्रेटिक रूल, सेंसरशिप, ये उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रीटी। ये ट्रीटी कब, ये क्या है, देखिए, ट्रीटी ऑफ वेनिया, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेनिया, व्हाट इज दैट, ये क्या है, क्या है ट्रीटी ऑफ वेनिया, ये ज्यादा कुछ नहीं बट छोटी सी चीज है, जो कि ये जो है वो ऑस्ट्रियन, ठीक है, चांसलर जो कि डुक मेटरनिच, ठीक है, इनके द्वारा होस्ट की गई थी, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी किनके बीच में, ये इन चारों के बीच में, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, हम कह सकते हैं एक डील साइन हुई, ठीक है। तो वो ट्रीटी है क्या, व्हाट इज दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी क्या है, जो कि ट्रीटी ऑफ वेनिया नाम जिसे दिया गया है। अब ये समझ लो, ट्रीटी ऑफ वेनिया ये जो है वो होस्ट किसने की, ऑस्ट्रियन चांसलर डुक मेटरनिच, ठीक है, मेटरनिच, ठीक है, इसने क्या किया भैया, ये स्टार्ट किया, समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, चमका कि नहीं चमका, बता दो, ठीक है। ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वेनिया थी जो कि होस्ट की गई ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, डुक मेटरनिच, ठीक है, मेटरनिच। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये डल के नहीं दे रहा, बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें ये हुआ कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो कहां थी, जो फ्रेंच में थी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच में थी, वो दोबारा रिस्टोर कर दी गई। बर्बन बिस्कुट आता है बर्बन का, बहुत टेस्टी लगता है, उसमें क्या होता है, बिस्कुट होता है, फिर उसमें क्रीम लगी होती है, थोड़ी सी देते हैं पर वो ऐसे होते हैं वो, और चीनी छिड़क देते हैं, ठीक है, वो होता है बर्बन बिस्किट। तो इससे याद रख सकते हो कि भैया कौन सी डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी। हाँ, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। जो फ्रेंच थे, मतलब जो फ्रेंच में थी ना ये डायनेस्टी, तो वहां पे रिस्टोर कर दी गई। कितनी अच्छी बात कर दी ये, आगे इनकी मौज होती जा, देखो, ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, ठीक है, मतलब जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, फ्रेंच की जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, उनको ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज स्टेप टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन, ताकि जो फ्रेंच है इसका एक्सपेंशन ना हो। तो क्या किया गया, जो जैसे मान लो ये फ्रेंच था, जैसे भी है फ्रेंच, ठीक है, उसकी क्या कर दी गई, बाउंड्रीज डाल दी गई भैया, ताकि ये जो है फ्यूचर के अंदर और ज्यादा एक्सपेंड ना हो पाए, ठीक है, फ्यूचर के अंदर और ज्यादा एक्सपेंड ना हो पाए, इसीलिए इसकी बाउंड्रीज जो है वो बना दी गई, ठीक है, बाउंड्रीज बना दी गई। तो ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच की बाउंड्रीज पर क्या किया गया, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब इसके बाउंड्रीज के ऊपर सीरीज ऑफ स्टेट जो है वो कर दी गई, सेटअप कर दी गई। सेटअप, ये वाला सेटअप नहीं, सेटअप मतलब ये अलग अलग है, देखो, सेटअप मतलब बना दिए गए, स्टेट्स बना दिए गए, ताकि क्या कर सके, फ्रेंच जो एक्सपेंशन है उसे रोका जा सके, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। उसके बाद जो पर्शिया था, ठीक है, न्यू टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न फ्रंटीज, ठीक है, फ्रंटियर, मतलब जो पर्शिया है उसे वेस्टर्न फ्रंटियर, मान लो ये पर्शिया है, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, तो इसमें यहाँ पे इसे यहाँ पर, ठीक है, जो पर्शिया है उसको वेस्टर्न फ्रंटियर पर क्या मिल गई, न्यू टेरिटरीज मिल गई, ठीक है, नई टेरिटरीज मिल गई। किसे मिल गई, जो पर्शिया था उसे मिल गई, ठीक है। 3 पॉइंट याद हुए। 3 पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया बर्बन बिस्कुट के बारे में। बर्बन बिस्कुट क्या होता है, बर्बन बिस्कुट नहीं, वो बिस्किट होता है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, वो शॉर्ट वाली बिस्कुट नहीं बिस्किट, पार्क नहीं पार्क नहीं, पार्क नहीं पार्क, ठीक है, याद। अब देखो बर्बन बिस्कुट, ठीक है, बिस्किट जो था, बर्बन डायनेस्टी जो है वो फ्रांस में थी, ठीक है, और उसे दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पर्शिया था उसे नई
जो टेरिटरी थी इन द वेस्टर्न फ्रंटियर वो दे दी गई, ठीक है। उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद जो फ्रेंच है उसमें क्या कर दी गई, बाउंड्रीज बना दी गई, स्टेट सेटअप कर दिए गए और बाउंड्रीज बना दी गई ताकि फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन ना हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ऑस्ट्रिया था, ठीक है, इसे नॉर्थ इटली, ठीक है, का कंट्रोल मिल गया। क्या मिल गया, कंट्रोल मिल गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का, इटली नहीं, इटली, ठीक है, का कंट्रोल मिल गया। क्या मिल गया, कंट्रोल। किसे मिल गया, नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया। किसे मिल गया, ऑस्ट्रिया को मिल गया, ठीक है। उसके बाद रशिया को पोलैंड मिल गया, पोलैंड, रशिया को पोलैंड मिल गया, ठीक है, रशिया को पोलैंड मिल गया। ओके, नेक्स्ट आता है द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, मतलब जो 39 स्टेट के जो कन्फेडरेशन थे, ठीक है, जो कि किसके द्वारा थे, नेपोलियन के द्वारा किए गए थे, उन्हें अनटच रखा गया, मतलब ये चीज छोड़ दी, बाकी सभी चेंज कर दिया, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट के जो कन्फेडरेशन थे ना, बस उसे छोड़कर सारी चीजें चेंज कर दी गई, ठीक है। तो ये समझ में आया, 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। सबसे पहले बर्बन बिस्कुट, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। उसके बाद मैंने बताया कि उसके साइड में क्या बना दी गई, फ्रांस के साइड में बाउंड्रीज बना दी गई ताकि वो एक्सपेंड ना कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा रशिया को पोलैंड मिल गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इटली के बारे में पढ़ा था, कुछ इटली के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ। इससे पहले बता देती हूँ कि ये क्या, हमने पर्शिया के बारे में भूल गए कि पर्शिया जो है उसे न्यू टेरिटरीज मिल गई थी इन द वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। उसके बाद जो रशिया है, रशिया नहीं ऑस्ट्रिया है, उसे क्या मिल गया था, उसे कंट्रोल मिल गया था नॉर्थ इटली पर, इटली नहीं, इटली पर मिला था। उसके बाद जो कन्फेडरेशन थे 39 स्टेट्स के, वो जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा करे गए थे, ठीक है, वो बस वो अनटच रहे गए, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। अब आगे देख लो कि इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर बस मोनार्की ही मोनार्की, क्या मोनार्की, ये क्या होता है, मोनार्की मतलब मेरा शासन ही चलेगा, मेरे शासन के अलावा कुछ नहीं चलेगा, आई एम द बॉस ओवर हियर, ठीक है, इस तरीके से कर दिया गया। तो इतना क्लियर हो चुका है, तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ जाते हैं कि भैया रेवोल्यूशंस क्या थे। जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, द रेवोल्यूशनरीज। अब द रेवोल्यूशनरीज ये क्रांतिकारी क्या है, अब ये जान लेते हैं। देखिए, मैनी लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म जो पीपल थी, मतलब जिन्हें लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, कि एक उदार जो राष्ट्रवाद है उसकी जो फीलिंग्स है, ठीक है, मतलब वो जो सिस्टम है वो अच्छा लगा था, मतलब सबको फ्रीडम मिल रहा था, सब के इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेबल है, ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स हैं, ठीक है, जिन पीपल्स को अच्छे लग रहे थे वो लिबरल नेशनलिज्म पीपल, ठीक है, वर अनहैप्पी विद, ठीक है। अब जब कंजर्वेटिज्म कर दिया, रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा जब कंजर्वेटिज्म कर दिया गया, तो ये जो पीपल है वो दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए, ऐसे कर रहे हैं वो, ठीक है। अब वो लोग जो है वो क्या हो गए, दुखी हो गए। तो बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म जो पीपल थे वो अनहैप्पी हो गए कंजर्वेटिज्म से। तो क्या हुआ, 1857 के बाद जो लिबरल नेशनलिज्म पीपल थे, मतलब जो चाहते थे कि भैया फ्रीडम मिले हमें, ठीक है, एक अच्छी गवर्नमेंट बने, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है, सभी जो है वो इक्वल हो, ठीक है, ना किसी को ज्यादा प्रिविलेजेस मिले, ना किसी को कम प्रिविलेजेस मिले। अब वो जो लोग थे ना वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड मतलब धरती के नीचे नहीं चले जाते, ऐसा नहीं है। अंडरग्राउंड का मतलब है वो विलुप्त होके काम करने लग जाते हैं। विलुप्त कैसे होंगे, विलुप्त डिसअपियर नहीं, ऐसा नहीं। विलुप्त होना यहाँ पे मतलब है कि वो कुछ सीक्रेट बातें करते हैं विलुप्त होकर। अब वो कैसे होते हैं, जैसे कि आप जैसे हो वैसे हो, ठीक है, बट आप जो सीक्रेट काम कर रहे हो जो किसी को नहीं पता, वो है विलुप्त। अंडरग्राउंड करके जो आप वो काम कर रहे हो दैट इज अंडरग्राउंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, और इन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए भैया, सीक्रेट ग्रुप्स। अब ये सीक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं जैसे छोटे छोटे क्या किए, मतलब लोग थे वहां पे, ठीक है, और उन लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है, और वो अंडरग्राउंड होकर कुछ काम करे, तो क्या हो गए, सीक्रेट ग्रुप्स हो गए। अब इस सीक्रेट ग्रुप में क्या था, मोनार्की सिस्टम इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और ये क्या चाहते थे, ये फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। मोनार्की को छोड़ो, धक्का मारो उसे,
और फ्रीडम की तरफ चलो, ये फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। तो अब एक बात बताई गई, इतना समझ में आया, ठीक है, इतना हो गया क्लियर, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरीज, बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिज्म पीपल थे, उन्होंने क्या किया, वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो कंजर्वेटिज्म था वो अच्छा नहीं लगा था। अब वो अंडरग्राउंड हो गए तो उन्हें जो मोनार्की सिस्टम था वो बेकार लगा और वो फ्रीडम चाहते थे। अब इसी के पार्ट थे एक यूसुफ मजीनी, यूसुफ मजीनी। अब ये कौन थे, ये गेनोआ के रहने वाले थे, ठीक है। ये जो है इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन गेनोआ, इनका जन्म गेनोवा के अंदर हुआ था और 1807 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1807 के अंदर गेनोवा के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1807 के अंदर गेनोवा के अंदर इनका जन्म हुआ था, समझ में आया। गेनोवा के अंदर 1807 के अंदर जो यूसुफ मजीनी है इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे, ये खुद एक सीक्रेट ग्रुप के मेंबर थे, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो एक इटालियन क्या थे, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, मतलब इटालियन, ठीक है, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, एक इटालियन क्रांतिकारी थे, ठीक है, इटालियन क्रांतिकारी थे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, मेंबर ऑफ सी, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बन अरी, तो कार्बन और अरी, ठीक है। तो कार्बन अरी जो है ये सोसाइटी मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है, तो उसके ये मेंबर थे, ठीक है। कौन थे भैया, जो यूसुफ मजीनी है जिनका जन्म गोनिया के अंदर हुआ था, गोइना के अंदर हुआ था 1807 के अंदर। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि कहां पे है, जो कि कार्बोनरी के अंदर है, उसके क्या थे, ये एक मेंबर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी, मतलब दो, ठीक है, दो सीक्रेट सोसाइटी जो है वो खोज निकाली, दो सीक्रेट सोसाइटी खोज निकाली। एक थी यंग इटालियन, एक थी यंग यूरोप। जो यंग इटालियन थी वो कहां थी, यंग इटालियन इन मर्सली, ठीक है, मर्सलीज, यंग इटालियन इन मर्सलीज, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्नी, ठीक है, यंग यूरोप इन बर्नी एंड यंग इटालियन इन मर्सलीज, ठीक है। ये दो सोसाइटी किनके द्वारा, जो यूसुफ मजीनी है इनके द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि ये कहां से बिलोंग करते थे, इटली से, तो तभी तो ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी हुए। तो ये चाहते थे कि भैया क्या हो, इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है, मतलब इटली में भी क्या हो, यूनिफिकेशन हो, इटली क्या बने, यूनिफाइड बने, ठीक है। तो ये चाहते थे। अब जब इतने सारे सीक्रेट ग्रुप्स बन रहे हैं तो रेवोल्यूशन होना तो जरूरी है, तो इसी वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। अब देखो जो यूसुफ मजीनी है, इनका जन्म कहाँ हुआ, गोनिया के अंदर 1807 के अंदर। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, बहुत सारे, ये जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम क्या है, कार्बोनिया। और ये दो सीक्रेट, इनके पास क्या थी, ही वाज अ फाउंडर ऑफ टू सीक्रेट सोसाइटी। फर्स्ट नेम इज यंग इटालियन इन मर्सी, सेकंड नेम इज यंग यूरोपियन इन बर्नी। और ये जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बिलीव करते थे। अब आज के लिए इतना बहुत है, मुझे ऐसा लगता है आपको मजा आया होगा। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। और आज क्विज थोड़ा सा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो थैंक यू।